हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। और एमएड रिसर्च फाइल में आज हम देखने वाले अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स। ठीक, इंडेक्स देखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का हो चाहे रिसर्च का हो। जब तक आपको इंडेक्स की ही नॉलेज नहीं होगी, आपको यही नहीं पता होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें अपनी फ़ाइल में लगानी है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें कितने चैप्टर लिखने हैं, क्या क्या चैप्टर में लिखना है, फ़ाइल में क्या क्या लिखना है, क्या क्या पेज लगाने हैं। सेकंड प्रॉब्लम आपको आएगी कि आपको ये समझ नहीं आएगा कौन सा टॉपिक हमें पहले लगाना है, कौन सा टॉपिक जो है हमें बाद में लगाना है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए इंडेक्स को अच्छी तरीके से देखना ज़रूरी है, ताकि जब आप रिसर्च की फ़ाइल बनाएं तो आपको पता हो कि ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग यहाँ पर लगनी है, ये वाली हेडिंग यहाँ पर लगनी है। आपको उसकी जगह सही से मालूम हो, ताकि जब आप टाइपिंग करवाते हैं या करते हैं, फिर उसके बाद जब आपको बाइंडिंग करवानी होती है रिसर्च फाइल की, तो आपके पेज गड़बड़ ना हो। पता चले जो लगना था सेकंड चैप्टर में वो आपने लगा दिया है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, या फर्स्ट चैप्टर में ही जो हेडिंग पता चले सेकंड नंबर पे लगनी थी वो आपने फिफ्थ नंबर पे लगा दी है। तो ये गड़बड़ियों से बचने के लिए इंडेक्स को जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, प्लस साथ ही साथ आपको सारी चीज़ें इससे क्लियर भी होंगी कि हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फाइल बना सकें। पता चले आज हम पहला चैप्टर कर रहे हैं, पहले चैप्टर की पहली हेडिंग कर रहे हैं, फिर हम पहुंच गए चौथे चैप्टर की तीसरी हेडिंग पे, तो सब वो हो जाता है, क्या होता है, खिचड़ी पक जाती है। जब हम लाइन से कोई चीज़ करते हैं तो हम उस चीज़ को समझते हैं अच्छे से। ठीक, और रिसर्च का मतलब ही यही है कि आप उस चीज़ को समझें, सीखें, आप नए नए ज्ञान लें, ठीक है, नई नई खोज करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक निपटाने के लिए कि जो हेडिंग मिल गई वही लिख डालो। ठीक है, सेकंड चैप्टर की मिल गई, थोड़ा वो लिख लो, थोड़ा फिफ्थ की मिल गई, थोड़ा वो लिख लो, इधर से लिख लो उधर से लिख लो। अच्छे से करेंगे रिसर्च। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं ये पूरा इंडेक्स है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि स्टार्टिंग में जो आपके 4 पेज लगेंगे, पहला पेज होगा समर्पण का। हालांकि इसके पहले भी आप एक पेज लगा सकते हैं। कौन सा पेज है? जो आपकी फ़ाइल का कवर पेज होगा, जहाँ पर टॉपिक वगैरह लिखे रहते हैं, आपका नाम, गाइड का नाम, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, उसी पेज को आप एक और पेज प्रिंट करा सकते हैं और उसको अंदर लगा सकते हैं अपनी गाइड से पूछ करके। ठीक है, और उसके बाद फिर आप समर्पण का पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि उस पेज को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता, वो एक्सेप्शन में लग जाता है, अलग से लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी जो फाइल है यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें भी आगे वो पेज लगा था, लेकिन उसको यहाँ पेज में काउंट नहीं किया गया। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला पेज समर्पण का पेज लग जाएगा। इसमें क्या लिखना होता है, कैसा क्या होता है, मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। फिर सेकंड पेज जो प्रमाण पत्र का, थर्ड पेज घोषणा पत्र, फोर्थ पेज आभार प्रदर्शन। मैंने अच्छे से इंग्लिश में हिंदी में दोनों ही भाषाओं में बोल करके समझा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको लिख करके समझाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं लिख करके भी आपको इसको समझाने का प्रयास करूँगी। तो यहाँ ये चारों पेज हमने देख लिए हैं लास्ट वीडियो में। अब चलिए हम बात करते हैं एक एक चैप्टर की। तो ये 4 पेज लगने के बाद में हमारे चैप्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं? सबसे पहले प्रथम अध्याय यानी कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। फर्स्ट चैप्टर की हेडिंग, ठीक है, यानी कि एक पेज आपका लगेगा जिसमें लिखा होगा प्रथम अध्याय, और उस प्रथम अध्याय की जो मेन हेडिंग है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, संप्रत्यात्मक अवधारणा। अगर आप इंग्लिश में बना रहे हैं तो कंसेप्चुअल कंसेप्ट, या फिर कुछ और भी बेटर लिखना चाहें इसको तो अच्छे से और भी लिख सकते हैं। ठीक, और फिर इसके अंदर जितनी भी हेडिंग है आप लिखने वाले हैं वो सारी हेडिंग, तो ये एक अलग पेज में इतना लिख जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आप एक एक हेडिंग सारी लिखेंगे। ठीक, सारी हेडिंग जब आपकी फर्स्ट अध्याय की या पहले चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर एक अलग से पेज लगेगा जिसमें लिखा होगा द्वितीय अध्याय और उसकी मेन हेडिंग, और साथ ही साथ उसके अंदर जो जो पॉइंट्स आए हैं। फिर उसके बाद पूरे 2 चैप्टर, सेकेंड चैप्टर की जितने भी टॉपिक है उसकी थ्योरी या उसकी डिटेल पूरी आप लिखेंगे। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर तीसरा अध्याय वाला पेज लगेगा, उसमें लिखा होगा तीसरे अध्याय की मेन हेडिंग और उसके अंतर्गत आने वाली हेडिंग। ठीक, तो इस तरीके से पूरी आपकी फाइल हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से पांचों चैप्टर जब आपके हो जाएंगे, पांचों चैप्टर के पेज लग गए,
पाँचों चैप्टर की आपकी थ्योरी लिख गई, उसके बाद एक पेज लगेगा जिसमें लिखा होगा संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होती है? रेफरेंस, ठीक है। यानी कि आपने ये जो मैटर लिखा है, अगर इसमें आपने कोई बुक्स वगैरह से हेल्प ली है तो उन बुक्स के नेम वगैरह आएंगे, ठीक है। कौन सा नेम है, कौन सी राइटर है, उस बुक का नेम क्या है, नाम लिखना होता है, राइटर लिखना होता है, पेज लिखना होता है कि इस पेज से लिया, ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। प्लस अगर आपने वेबसाइट से लिया तो वेबसाइट का नाम लिखना होगा, ठीक है। या कोई भी ऐसे सोर्स है जहाँ से भी आपने किसी की थीसिस ली है, या कोई भी ऐसा सोर्स है जैसे शोधगंगा की वेबसाइट है, ठीक है। जहाँ से भी आपने मतलब कोई वेबसाइट हो गई, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन आपने किसी बुक से लिया हो, किसी इंसाइक्लोपीडिया से लिया हो, तो वो आपको रेफरेंस में लिखना होता है, ठीक है। उस बुक का नाम या फिर उस वेबसाइट का नाम, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ से भी आपने मैटर लिया है पूरा रेफरेंस के अंदर लिखना होता है। उसे कहते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची या फिर रेफरेंस, ठीक। फिर प्रदत्त तालिका यानी कि जहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया होता है, ठीक है। जो जो आपने डेटा कलेक्ट किया, जैसे आपने कोई स्कूल लिए हैं, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, फिर मेल फीमेल, तो उन सब का पूरे जो आंकड़े होते हैं, कैसे ये सब होता है वो मैं अभी आगे बताऊंगी। अभी तो ये स्टार्टिंग की मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। तो वो सारे आंकड़ों की जो पूरे डेटा है उसके बारे में लिखना होता है, ठीक। और लास्ट में उपकरण, उपकरण होता है टूल्स, यानी कि जैसे कि आप सपोज़ करिए अंतर्मुखी बहिर्मुखी बच्चों पर कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट पे, तो आपने क्वेश्चन आयर मंगाया है, ठीक। क्वेश्चन आयर के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप बच्चों को जाते हैं स्कूल वगैरह में या कॉलेज में, जहाँ भी आप कर रहे हो रिसर्च, वहाँ के बच्चे उसको फिल करते हैं और फिर आप उन्हें स्कोरिंग देते हैं, उसे क्वेश्चन आयर कहते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आयर आपको, या उसी को ही टूल्स या उपकरण भी कह देते हैं, तो उसको भी आपको लास्ट में एक क्वेश्चन आयर निकाल करके आपको क्या करना होता है, फाइल के लास्ट में लगाना होता है, ताकि एग्जामिनर देख सके कि ये क्वेश्चन आयर आपने बच्चों से फिल करवाई थी, ठीक है। इसके आधार पर आपने स्कोरिंग करके ये रिसर्च करी है और ये रिज़ल्ट निकाला है रिसर्च का, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर अभी एक थोड़ा सा बेसिक सा बताया है, अभी एक एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आपको बता दिया कितने चैप्टर होते हैं, चैप्टर कैसे क्या लगाए जाते हैं, पेजेस, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। पिछली वीडियो में मैंने स्टार्टिंग के पेज बता दिए थे, आज मैंने आपको जो चैप्टर्स हैं सारे उनमें बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक एक चैप्टर करके, कि फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट हेडिंग है उसके अंदर जो आने वाले पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, और इस तरीके से करके फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी। आज थोड़ा सा बेसिक सा जान लेते हैं हम किन चैप्टर्स में है क्या, ठीक है। थोड़ा सा एक कह सकते हैं ना, एक थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं, थोड़ा संक्षेप में, ठीक। तो जो पहला चैप्टर है उसके अंतर्गत आपको सबसे पहले प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन देना होता है, यानी थोड़ा बहुत आप एजुकेशन के बारे में थोड़ा अपने जो आपका टॉपिक है उससे कनेक्ट करके ये लिख सकते हैं, ठीक। फिर जो आपकी स्टडी है, जो आप रिसर्च करें, उसकी क्या नीड है, ठीक है, क्या नीड है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, वो बताना होता है। इनमें क्या लिखना होता है वो मैं बताऊँगी, अभी आप परेशान ना हो, ये तो मैं आपको सिर्फ हेडिंग का मतलब बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या लिखना होता है, ठीक। फिर समस्या कथन हो जाती है। समस्या कथन का मतलब कि आपकी जो रिसर्च है, ठीक है, वो क्या है, वो एक प्रॉब्लम है, अब आपको उसके ऊपर खोज करनी है और उसका आंसर निकालना है। फिर उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप किन उद्देश्यों के लिए रिसर्च कर रहे हैं, क्या उद्देश्य आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है। परिकल्पनाएं, कुछ तो आप परिकल्पना बनाओगे ना, कि जैसे सपोज़ करो आपने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का बनाया, अब आप कुछ तो परिकल्पना बनाओगे कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं या अंतर्मुखी होते हैं, प्राइवेट के ज़्यादा बहिर्मुखी होते हैं या एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ये आप अपने मन से परिकल्पना बना रहे हो, ठीक है। फिर उनके आधार पर जब आप रिसर्च करोगे, जब आप क्वेश्चनर फिल कराओगे, तब आप देखोगे कि आपकी परिकल्पना कौन सी सही हो रही है, कौन सी गलत हो रही है, ठीक है। तो ये परिकल्पनाएं होगी। फिर समस्या में प्रयुक्त पदों का परिभाषा, यानी उसको डिफ़ाइन करोगे, जो आपका टॉपिक है उसमें जो जो वर्ड आ रहे हैं, जैसे कि छात्र छात्राएं, ठीक, तो कौन से छात्र छात्राएं, माध्यमिक स्कूल में पढ़ने वाले या फिर हाई स्कूल में पढ़ने वाले या फिर कोई ग्रेजुएशन लेवल के पढ़ने वाले, कौन से, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप जैसे अंतर्मुखी बहिर्मुखी लिखा आ रहा है आपके टॉपिक में, तो अंतर्मुखी क्या होता है, बहिर्मुखी क्या होता है, मतलब उन वर्ड्स को भी आप क्लैरिफाई करोगे यहाँ पर, ठीक। फिर समस्या का सीमांकन का मतलब होता है लिमिटेशन, ठीक, कि आपका जो टॉपिक है, जो आपका रिसर्च है, वो आपने कितने एरिया में जो है लिमिटेड किया, आपने पूरे ज़िले में किया है या फिर प्रदेश लेवल पे किया है या फिर आपने एक सिटी के अंदर किया है या फिर आपने इतने कॉलेजेस के अंदर किया है। ये हो गया सीमांकन, कि हमने इतनी इतनी सीमा में रह करके अपना रिसर्च का कार्य किया है।
तो ये हो गया पूरा प्रथम अध्याय, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। फिर द्वितीय अध्याय में क्या होता है, समस्या से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण और अवलोकन। ठीक है, यानी जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी ये प्रॉब्लम है, जो हमारी ये रिसर्च टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम सर्वे करते हैं। ठीक है, सर्वे करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, जाहिर सी बात है जानेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। अब हमें यही नहीं पता है कि तो हम क्या उसके बारे में रिसर्च करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी समस्या, उसके बारे में पहले हम थोड़ा सर्वे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संबंधित साहित्य का मतलब क्या होता है, यानी कि रिलेटेड जो लिटरेचर है उसका मतलब क्या है। ठीक है, उसकी क्या नीड होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों हम अपने टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर्स का सर्वे करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो है हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो है लिटरेचर्स वगैरह पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, देखेंगे कहाँ पर क्या हमें मैटर मिल रहा है, कितनी उसके पहले खोज हो चुकी है, वगैरह वगैरह। ठीक, उसके बाद हम निष्कर्ष बना देंगे उसका कि ये निष्कर्ष हमें मिला है। फिर उसके बाद जब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, उसके बाद हम देखेंगे कि वर्तमान समय में, यानी अभी हम जो रिसर्च कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, क्या औचित्य है, क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, क्या औचित्य है उस चीज़ को खोजने का, या उस चीज़ पर या उस टॉपिक पर रिसर्च करने का प्रेजेंट टाइम में। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर में आप क्या लिखेंगे कि रिसर्च होती क्या, रिसर्च की मीनिंग हो गई, डेफिनेशन हो गई, कितने टाइप की रिसर्च होती हैं, ये हो गया। ठीक है, ये तो एक बेसिक सी चीज़ हो गई। उसके बाद आपने जो मेथड यूज़ किया है रिसर्च का, आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं या फिर ऑब्जर्वेशन वाला कर रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, तीनों में से कौन, ऑब्जर्वेशन नहीं कह करके कहेंगे हिस्टोरिकल। ठीक है, तो हिस्टोरिकल है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर आप सर्वे कर रहे हैं, कौन सा रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च के बारे में आप बताएंगे। ठीक, उसके बाद में आप रिसर्च जो कर रहे हैं वो कितनी पॉपुलेशन के ऊपर कर रहे हैं, कितनी जनसंख्या आपने ली है। ठीक, फिर उन जनसंख्या में से जो आपने सैम्पल्स चुने, न्यायाधीश कहते हैं सैम्पल्स को। ठीक है, आपने जो सैम्पल्स चुने हैं जिसके ऊपर आप रिसर्च करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में। फिर वेरिएबल्स आ जाते हैं, यानी कि चर। ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल आपके टॉपिक में, उन वेरिएबल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे कि स्वतंत्र भी होते हैं, जो फ्री होते हैं, आश्रित होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं अभी आगे आपको जब मैं बताऊंगी डिटेल में। फिर उसके बाद आ जाते हैं कौन कौन से आपने टूल्स यूज़ किए, उपकरण यूज़ किए, उसके बारे में आएगा। फिर आपने आंकड़े कैसे कलेक्ट किए हैं वो हो जाएगा। उसके बाद आपने कौन सी स्टैटिस्टिक विधि लगाई है, आपने टी टेस्ट लगाया है, या आपने कौन सी जो है इसमें मेथड यूज़ किया है स्टैटिस्टिक्स का, वो आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है उसमें आ जाएगा आपका जो पूरा आपके जो डेटा है उसको आपने जो विश्लेषण किया, यानी कह सकते हो उसका एनालाइजेशन किया। ठीक, एनालाइज किया है वो हो जाएगा। और उसके बाद में जो आपने हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना बनाई थी, आप उसको टेस्ट करेंगे कि परिकल्पना उनमें से कौन कौन सी सही आपकी निकली है, कौन कौन सी गलत निकली है। ठीक है, फिर पाँचवें अध्याय में क्या आ जाता है, या फिफ्थ चैप्टर में उसका परिणाम टोटल आ गया। ठीक है, परिणाम के बाद में क्या शैक्षिक निहितार्थ था, मतलब एजुकेशन की दृष्टि से क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशन थे इसके, शिक्षा की दृष्टि से क्या इसका जो है इम्पोर्टेंस था। फिर उसके बाद फ्यूचर में जो आप कि रिसर्च से रिलेटेड आगे और बच्चे शोध करना चाहें, रिसर्च करना चाहें, तो उनके लिए आपके क्या सुझाव हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपके रिसर्च में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो रह गई होंगी, जो आपने नहीं की होंगी, तो आप फ्यूचर में रिसर्च करने वालों को क्या सुझाव देना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें रह गई जिन पर रिसर्च कर सकते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, फिर उसके बाद में संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी कि वो सारे जो मेथड्स थे, चाहे वो ऑनलाइन हो यानी किसी वेबसाइट का नेम हो, चाहे फिर वो ऑफलाइन हो, कोई बुक हो, कोई इंसाइक्लोपीडिया हो, उनके बारे में जहाँ से आपने मैटर लिया है, लिखा है, उनके बारे में आपको लिखना होता है। ठीक है, कि मैंने इस बुक से, इस पेज से, इस राइटर की बुक से ये मैटर लिया है। ठीक है, मैंने करके नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ बुक का नेम, राइटर का नेम और पेज वगैरह ये सारी चीज़ें लिखेंगे। या फिर किसी वेबसाइट से लिया है ऑनलाइन कोई मैटर आपने, तो उस वेबसाइट का नेम लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में आपकी जो प्रदत्त तालिका, यानी कि जो आपने आंकड़े कलेक्ट किए थे, जैसे भरवाए थे वगैरह, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, और लास्ट में जो आपका क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया है आपका पीछे लग जाता है फाइल के।
तो इस तरीके से ये फ़ाइल जो है पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस कैसे लगने थे वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। आज मैंने आपको सूची दिखा दी, यानी कि इंडेक्स दिखा दी या अनुक्रमणिका दिखा दी कि कैसे लाइन से पेजेस लगाने हैं, कैसे लाइन से हेडिंग्स लगानी है। ठीक है, तो आज इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। कल से हम प्रथम अध्याय यानी कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर, और इस तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको समझाऊंगी चीज़ें। अगर आप टोटल हिंदी में चाहते हैं या टोटल इंग्लिश में चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं लिख करके ये चीज़ें समझाऊं या बताऊं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको किसी तरीके से नोट्स के द्वारा या फिर वाइट बोर्ड पर लिख करके किसी तरीके से मैं आपको लिख करके और अच्छे से मैटर प्रोवाइड कर सकूं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।